जय हिंद बच्चों, आज हम लेकर आए हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का वीडियो नंबर 2 यानी कि पार्ट 2। ठीक है, जिसका आपको इंतजार था। चलिए, हम लोग कितना कवर कर चुके थे। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर कर चुके थे केमिकल रिएक्शन के जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, इसको बैलेंस कैसे करना पड़ता है। ठीक है, बैलेंसिंग आपने सीखा था, केटायन एनायन से फॉर्मूले बनाना आपने सीखा था। इक्वेशंस को आपको बैलेंस करना है तो उसमें पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन और लास्ट में हाइड्रोजन्स को हमने बैलेंस करना सीखा था। ठीक है, वर्ड इक्वेशन से आपने क्या बनाना सीखा था, केमिकल इक्वेशन बनाना सीखा था, फॉर्मूला सीखा था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल इक्वेशन के ही कुछ पार्ट और बाकी है कि केमिकल इक्वेशन से हमको कौन कौन सी इंफॉर्मेशंस मिलती है और उसमें क्या क्या लिमिटेशंस है। ठीक है, तो हम लोग फटाक से रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स, केमिकल रिएक्शंस होती है तो उसके क्या कैरेक्टर होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर कर चुके थे। कलर चेंज होता है, टेम्परेचर, स्टेट चेंज होती है। ठीक है, ये सारा हम लोग कवर कर चुके थे। हमको यहाँ से आज पढ़ना था। ठीक, इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय अ केमिकल इक्वेशन, एक इक्वेशन से हमको कौन सी इंफॉर्मेशन दी जाती है या प्राप्त होती है। ठीक है, तो क्या क्या इंफॉर्मेशन देती है, ऐसी कुछ हमारे पास बनी हुई रहती है, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। ठीक है, और इक्वेशन जो होती है किसी ना किसी केमिकल रिएक्शन के बारे में लिखी जाती है सिंबॉलिकली, है ना। ये क्या क्या देती है अपने को, चलो देखते जानकारी। इट गिव्स द सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, मतलब ये हमको रिएक्टेंट क्या होते थे, जो तीर के किधर होते थे, लेफ्ट साइड। ठीक है, ये दोनों रिएक्टेंट है यहाँ पर। ये अपने को इन्फॉर्मेशन देती है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नाम के बारे में और उनके फार्मूले या सिंबल के बारे में जानकारी देती है। कैसे, जैसे यहाँ पर लिखा है कि कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करके कैल्शियम क्लोराइड और वाटर और CO2 बनाती है। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट कौन हो गए हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और प्रोडक्ट क्या हो गए, कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड CO2। क्लियर, तो यहाँ पर हमको एक इंफॉर्मेशन मिली कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कौन है, इसके बारे में जानकारी दे दी। ठीक है, दूसरा, इट टेल्स अस विच सब्सटेंस और सब्सटेंसेस आर टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन एंड विच प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, इससे हमको ये पता चलता है कि कौन से रिएक्टेंट ने रिएक्शन करी और क्या प्रोडक्ट बना और उनके फार्मूले क्या है या सिंबल क्या है। ठीक है, ये इक्वेशन हमको बताती है कि भैया कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करके कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से और कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इट गिव्स द रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स दैट आर टेक पार्ट इन द रिएक्शन, भाई कितने रिएक्टेंट है और उनके मोल्स कितने हैं। मोल्स मतलब ये यहाँ पर मॉलिक्यूल लिखे रहते हैं, जैसे इसका एक मॉलिक्यूल है, इसके दो मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर रहा है, इसका एक मॉलिक्यूल बन रहा है, इसका एक बन रहा है और इसका एक, और इसमें कौन कौन से एटम और कितने एटम है, कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ये कौन कौन से एटम्स है, इनके बारे में हमको बता देता। ठीक है, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, कितने एटम है, कितने मॉलिक्यूल है, ये हमको इससे पता चल जाता है। इट टेल अस द रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, रिएक्टेंट के भी पता चल जाते हैं और प्रोडक्ट के भी पता चल जाते हैं। ठीक है, दोनों के हमको क्या पता चल जाता है। इट शोज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मोल का रेशियो भी हमको पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इसका 1 मोल रिएक्ट कर रहा है इसके 2 मोल से और बन रहा है इसका कितना कितना मोल, 1 मोल, 1 मोल और 1 मोल, मतलब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का हमको रेशियो भी पता चल जाता है कि किसके कितने मोल रिएक्शन कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है H2 + O2 गिव्स H2O, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करके क्या बना रहा है, H2O बना रहा है। तो इससे हमको एक चीज और पता चल रही, क्या चीज, कि इसके बैलेंस कर लेते हैं पहले। तो 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 इधर है, 2 ऑक्सीजन इधर है, इधर एक ही है, तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा 2। मेन फॉर्मूले को हम कुछ नहीं करते हैं, 2 यहाँ पर जैसे ही लगाया मेरे पास हाइड्रोजन हो गया 4, तो यहाँ पर कितना लगाना पड़ेगा, 2। ठीक है,
अब अगर हम बात करते हैं इसके मोल के रेशो की, तो ये रिएक्टेंट का रेशो निकलेगा 2:1। इसके कितने मोल है? 2। इसके यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 होता है, ठीक है। तो 2:1 आया। और प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट में यहाँ पर इसको साथ में ले तो 2:1:2, ये अपने को मोल्स का रेशो मिल जाता है, ठीक है। इट टेल्स अबाउट द रेशो ऑफ द मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट। इनके मास भी हम लोग बता सकते हैं। कैसे? जैसे कि एक हाइड्रोजन का मास होता है बच्चों कितना? 1 ग्राम। एक हाइड्रोजन का मोलिकुलर एटॉमिक मास कितना होता है? 1 ग्राम। कितने हाइड्रोजन हमारे पास? 4, मतलब इसका 4 ग्राम। एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, 2 का हो गया 32, मतलब इसके 32 ग्राम से रिएक्शन कर रहा है, 32 ग्राम से रिएक्शन कर रहा है इसका 4 ग्राम। तो कितने ग्राम वाटर बना रहा है? तो यहां पर 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन है और 16, मतलब 16 × 2 करना पड़ेगा क्योंकि 2 ऑक्सीजन है और 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो 32 और 4 36, मतलब इसका 36 ग्राम क्या कर रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसका 4 ग्राम इसके 32 ग्राम्स से रिएक्शन करके वाटर का कितना ग्राम बना रहा है? 36 ग्राम बना रहा है। मतलब कहीं ना कहीं मास का भी हमको पता चल जाता है, ठीक है। और इसीलिए तो एक लॉ बताया था आपको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके अनुसार जितना मास कंबाइन करेगा उतना ही मास बनेगा। 32 और 4 कितना ग्राम कंबाइन किया? 36 ग्राम, ठीक है। 36 से बना कितना? 36, मतलब यहाँ पर LHS और RHS में मास क्या हो गया? बराबर हो गया। इसलिए तो हम इक्वेशन को बैलेंस कर रहे थे। लॉ ऑफ मास बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। ये हमारे लिए वैलिड हो जाता है। तो ये रेशो बताता है कि इसका मोल्स का, मास का, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। इसके अलावा हमको ये और चीजें भी बताता है, जैसे कि ये बताता है अपने को फिजिकल स्टेट भी बताता है। क्या बताता है? फिजिकल स्टेट। जैसे कि हमने अभी लिखा था कि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करता है, ये भी गैसियस, और जो बन रहा है वो लिक्विड में बन रहा है। मतलब ये फिजिकल स्टेट के बारे में भी हमको बता देता है कि भैया कौन सी स्टेट में हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स है, ठीक है। सिंबल हम क्या क्या लिख सकते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। और इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं अपन, इसके बारे में लिखा है कि हम केमिकल रिएक्शन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं इक्वेशन को। तो इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम लोग फिजिकल स्टेट को मेंशन कर देते हैं नीचे, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड के लिए और गैस के लिए S, L और G लिख देते हैं। और यदि वो एक्वस सॉल्यूशन में है तो एक्वस सॉल्यूशन के लिए हम लोग AQ लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिख देते हैं? पानी में घुला हो तो AQ लिख देते हैं आफ्टर देयर सिंबल और फॉर्मूला। S स्टैंड फॉर सॉलिड, AQ फॉर एक्वस और L स्टैंड फॉर लिक्विड। और G फॉर किसके लिए होता है? गैस के लिए होता है। मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस हम मेंशन कर देते हैं किसके नीचे? रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट के फॉर्मूला के सामने, ठीक है। इफ अ गैस इज इवॉल्व्ड, यदि गैस निकल रही होती है रिएक्शन में तो हम उसको क्या करेंगे? अपवर्ड एरो से डिनोट करेंगे आफ्टर दैट। जैसे मान लो कोई गैस निकल रही है, जैसे यहाँ CO2 गैस निकल रही है तो इसको अपन ऐसे एरो लगा देंगे। और अगर कोई प्रेसिपिटेट बन रहा है तो उसको ऐसे नीचे वाले एरो से डिनोट कर देंगे। नीचे सेटल डाउन, भाई गैस ऊपर जाती है, प्रेसिपिटेट नीचे आते, तो अपन एरो भी लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये रिएक्शन को और ज्यादा क्या करने के लिए? इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए ये सारा। इसके अलावा और हम लोग लिख सकते हैं कि यदि कोई रिएक्शन कंडीशन है, जैसे कि कैटालिस्ट हो गया, है ना, कैटालिस्ट हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, तो इन सबको हम लोग एरो के ऊपर लिखते हैं। कैटालिस्ट, टेम्परेचर, प्रेशर और कुछ भी अपन गर्म वगैरह कर रहे हैं तो एरो के ऊपर लिखते हैं, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट है कि एरो के ऊपर सारी कंडीशंस लिख देंगे अपन कि कोई कैटालिस्ट तो नहीं है जो रिएक्शन को फास्ट कराने में यूज हो रहा है, ठीक है। टेम्परेचर कितना लग रहा है, प्रेशर कितना लग रहा है, और कोई सी कंडीशन आती है तो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं तीर के ऊपर, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन को इस प्रकार से हम और ज्यादा बढ़ा सकते हैं किसमें? केमिकल इक्वेशन में। अब बात आती है कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, वेरी वेरी मोस्ट IMP, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट IMP। ये टाइप्स जो है ना, ये टाइप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहां से 100% एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन 100% यहां से आएगा ही आएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक। रिएक्शन के कितने प्रकार होते हैं भैया? चलो देखते हैं।
पहली रिएक्शन का टाइप है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट टाइप कौन सा है? कॉम्बिनेशन। देखो कितने टाइप हम लोग करने वाले हैं ये आपको मैं बता देता हूं। टोटल हम करने वाले हैं कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन। इतने प्रकार की रिएक्शन में से 100% क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। ठीक है, ये आईएमपी है, आपको इसको पढ़ना ही पढ़ना है। पूरे चैप्टर का सबसे मेन पार्ट जो है ना ये है, यहां से एक ना एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कितने प्रकार की रिएक्शन होती है। सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई चीज क्या होती है? कंबाइन हो रही होती है। अब कंबाइन होने का मतलब क्या है कि भाई दो या दो से अधिक क्या रहेंगे? सब्सटेंस रहेंगे, वो कंबाइन करेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। पहले तो आप ये समझो रिएक्टेंट किसको बोलते हैं, प्रोडक्ट किसको? तो एलएचएस वाले रिएक्टेंट और आरएचएस वाले प्रोडक्ट। रिएक्टेंट मल्टीपल होंगे और मल्टीपल रिएक्टेंट कंबाइन करके प्रोडक्ट कैसा बनाएंगे? सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, मल्टीपल रिएक्टेंट्स कंबाइन करके प्रोडक्ट कैसा बनाएंगे? सिंगल। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ जो रहेंगे आपस में क्रिया करेंगे और एक सिंपल या सिंगल उत्पाद बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, जो बन रहा है। तो जैसे देखो, सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। प्रोडक्ट कितना बनेगा? एक। भाई कॉम्बो का मतलब है जैसे ये दो चीजें, दोनों को मिलाऊंगा तो एक बनेगा। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया कंबाइन करना, और बनेगा कितना भाई? कंबाइन करके एक बनेगा। ठीक है, तो सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स। दो या दो से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एसोसिएशन रिएक्शन। एसोसिएट करना मतलब जुड़ जाना। ठीक है, तो सिंपल भाषा में बोले तो दो या दो से अधिक लोग रहेंगे, रिएक्टेंट्स रहेंगे, कंबाइन करेंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन या एसोसिएशन प्रोसेस। फॉर एग्जांपल जैसे कि अमोनिया जो है और हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो कंबाइन करके बना रहे अमोनियम क्लोराइड। ये रहा NH3 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है? अमोनियम क्लोराइड। और सबसे सिंपल एग्जांपल देता हूं, जैसे कि C+O2 गिव्स CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में हीट निकलेगी। हीट को हम लोग ऐसा प्रोडक्ट नहीं मानते, बस ऐसे लिख दिया। प्रोडक्ट हमारा क्या बना? एक सिंगल। ठीक है, कार्बन यानी कि कोयला, लकड़ी, इसको जलाया हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या निकला? कार्बन डाइऑक्साइड। दो लोग हैं, दोनों ने कंबाइन किया और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया। जैसे अभी एक चीज और बताई थी आपको, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से कंबाइन किया और क्या बनाया? H2O बनाया। तो यहां पर भी क्या हुआ बच्चों? यहां पर भी कॉम्बिनेशन हुआ, दो लोग मिले और एक बनाया। ठीक है, दो से एक बना। तो इसको बैलेंस कर देते हैं, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि रिएक्टेंट कितने हैं? एक से ज्यादा है, और प्रोडक्ट कितने हैं? एक ही है, सिंगल प्रोडक्ट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए अगली बात करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों क्या करे? कंबाइन करे। तो कंबाइन करके इन्होंने क्या बनाया? ये यहां पे छुप गया है, यहां लिख देता हूं इसको। क्या क्या है भैया? कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम लोग क्विक लाइम भी बोल रहे थे। कैल्शियम ऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कॉम्बिनेशन हुआ CO2, तो क्या बना? कैल्शियम कार्बोनेट बना। ठीक है, क्या बना? कैल्शियम कार्बोनेट बना, CaCO3। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट बना, एक सिंगल प्रोडक्ट बना। एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है मतलब क्या कहलाएगी? ये कॉम्बिनेशन। अरे आपको बस इतना ध्यान रखना है कि राइट हैंड साइड एक ही बंदा होना चाहिए, प्रोडक्ट साइड, और इधर एक से ज्यादा होंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? कॉम्बिनेशन प्रोसेस बोल देंगे। क्लियर है कॉम्बिनेशन? बहुत बढ़िया। चलो अगली बात करते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? डीकंपोज का मतलब होता है टूट जाना। अभी दो या दो से अधिक मिलकर एक सिंगल बनाया,
अब क्या होगा, एक सिंगल टूटकर दो या दो से अधिक बनाएगा, मतलब इस बार उल्टा होने वाला है। पहले रिएक्टेंट मल्टीपल थे, प्रोडक्ट सिंगल था। इस बार क्या हो गया, इस बार रिएक्टेंट एक है और प्रोडक्ट मल्टीपल होंगे। देखो जरा, सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स अप, यानी कि टूट जाना, इनटू टू और मोर प्रोडक्ट। एक ही रिएक्टेंट है और वो टूटकर दो या दो से अधिक क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन या डिसोसिएशन रिएक्शन। उसको बोला था एसोसिएशन, इसको बोला डिसोसिएशन। वहां जुड़ रहे थे, यहां पर टूट रहे हैं। ठीक है, जैसे कि लेड नाइट्रेट वाला पूछा है, पीवाईक्यू है ये, किस प्रकार की रिएक्शन है। लेड नाइट्रेट, लेड का वैलेंसी होता है बच्चों Pb+2, कल बताया था। कहे सीताजी सुनो प्रभु। ठीक है, लेड की वैलेंसी +2 होती है और नाइट्रेट ग्रुप होता है NO3 -1। अब फार्मूला यदि बनाए हम तो क्या बनेगा इसका फॉर्मूला, ये इसके और ये इसके साथ आ जाएगा। 1 तो लिखने की आवश्यकता होती नहीं, 2 इसके पूरे के इसमें होल ब्रैकेट में आ जाएगा, तो PbNO3 का होल ट्वाइस, ये बनेगा लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला। लेड नाइट्रेट की रिएक्शन हमने करी, इसको गर्म किया तो क्या बना, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। मतलब कि हमारे पास क्या हो गया, 3 प्रोडक्ट बने और रिएक्टेंट कितना था, 1। आप बोलोगे सर ये तो 2 था, 2 नहीं, इसके 2 मॉलिक्यूल है। 2 क्या है, इसके मॉलिक्यूल है, 2 इसके क्या है, मॉलिक्यूल है, लेकिन रिएक्टेंट तो एक ही है ना, एक ही प्रकार का है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल देंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन, ब्रेकडाउन होना। ठीक है, और भी एग्जांपल है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा, NaHCO3, बेकिंग सोडा। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं स्ट्रांगली, तो ये काय में ब्रेकडाउन हो रहा है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा को हम क्या कर रहे हैं, ब्रेकडाउन कर रहे हैं। तो ये बनाएगा सोडियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला आपको कल बनाना सिखाया था, Na2CO3। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और क्या बनाएगा ये, वाटर। ठीक, और क्या बनाएगा, वाटर। तो यहां पर रिएक्टेंट एक ही है और प्रोडक्ट कितने हैं, 1 2 3, 3 प्रोडक्ट है, मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट्स बने। तो इसको हम लोग बोलेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसको हम लोग हीट कर रहे हैं तो यहाँ पे डेल्टा लगा दिया मैंने। अब बैलेंसिंग की बात आती है तो इसको बैलेंस करना बहुत आसान काम है। हमको क्या करना है, मेटल नॉन मेटल वाला खेल खेलना है। मेटल कौन है भाई, यहाँ सोडियम है। यहाँ सोडियम कितनी बार है, 2 बार। यहाँ कितनी बार है, 1 बार। तो मैं यहाँ 2 लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर 2 लगा दिया। अब इसके बाद मुझे देखना है कि नॉन मेटल कौन कौन है। तो नॉन मेटल में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 3 लोग हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हम लोग लास्ट में बैलेंस करते हैं। कार्बन देखते हैं कितने हो गए, कार्बन यहाँ हो गए 2, 2 से मल्टीप्लाई चला गया पूरी इक्वेशन के साथ। यहाँ पर कार्बन कितना है, 1, और एक यहाँ पर 1, मतलब 2 कार्बन ऑलरेडी है। बात करते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की। ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 2 6। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं मेरे पास, 3 और 2 5, 5 और 1 6। और हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन मेरे पास हो गए 2, यहाँ पर भी कितने, 2। मतलब ये बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों को ध्यान रखना है कि यदि रिएक्टेंट एक है और प्रोडक्ट मल्टीपल है तो डीकंपोजिशन। भाई एक पत्थर है, उसको आप तोड़ोगे तो बहुत सारे टुकड़े बनेंगे उसके, डीकंपोज करना। ठीक है, तो सेम चीज है, एक रिएक्टेंट है, उसको अपन ने मल्टीपल में तोड़ा। इसके उल्टा अपना देखें तो कॉम्बिनेशन जो है उसमें 2 3 लोग थे और वो कंबाइन करके एक सिंगल बना रहे। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि डीकंपोजिशन और कॉम्बिनेशन दोनों एक दूसरे की अपोजिट रिएक्शन है? बोल सकते, नहीं बोल सकते? भाई कॉम्बिनेशन में एक सिंगल बन रहा है बहुत सारों से, जबकि डीकंपोजिशन में एक सिंगल टूटकर बहुत सारे बना रहा है, तो मल्टीपल बना रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि कॉम्बिनेशन डीकंपोजिशन की क्या होती है, अपोजिट रिएक्शन होती है। ये ध्यान रखना है। यहां बता देता हूं, कॉम्बिनेशन एंड डीकंपोजिशन रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, एक दूसरे की क्या होती है, अपोजिट होती है। ठीक है, ये आपको नोट में मेंशन कर लेना है कि कॉम्बिनेशन डीकंपोजिशन एक दूसरे की क्या होती है, अपोजिट होती है, याद रखना। ठीक है, अगली बात करते हैं हम लोग, 2 रिएक्शन आप समझ गए होंगे, कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन।
अगली बात हम लोग करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। किन की बात करते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन, डिस्प्लेस कर देना। डिस्प्लेस का मतलब हो गया अपने स्थान से हट जाना, हटा देना, या तो हट जाएगा या हटा देंगे। कैसे हटेगा चलो देखते हैं। अ केमिकल रिएक्शंस इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेसेस और रिमूव अनदर एलिमेंट, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को हटा देगा या वहां से डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह खुद ले लेगा इट्स कंपाउंड एंड एक्वायर्स इट्स पोजीशन इन द कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब किसी की जगह हड़प लेना, क्या कर लेना? किसी की जगह हड़प लेना और उसकी जगह खुद राज करना। यहां पर आप देखो तो जिंक जो है वो H2SO4 से रिएक्शन कर रहा है, तो जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन गैस क्या हो गई? हट गई। तो ऐसा नहीं लग रहा है क्या कि जिंक ने हाइड्रोजन की जगह ले ली और बेचारे हाइड्रोजन को लात मार के भगा दिया? हटा कि नहीं हटा? जिंक ने सल्फ्यूरिक एसिड में से हाइड्रोजन को हटा दिया और उसकी जगह जिंक क्या हो गया? खुद लग गया। तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एक केमिकल रिएक्शन के दौरान एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को हटा देगा या उसकी जगह खुद लग जाएगा, तो उसको हम लोग बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों तब होगी जब हाईली रिएक्टिव या मोर रिएक्टिव, ऐसा लिखो, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो होगा वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को हटा सकता है, कम वाला ज्यादा को नहीं हटा सकता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको कि ज्यादा वाला रिएक्शन ज्यादा करने वाला कम वाले को हटा सकता है, लेकिन कम वाला ज्यादा वाले को नहीं हटा सकता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, नोट डाल के लिख लेना। अब मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव, सर हमको कैसे पता चलेगा कौन सा मोर रिएक्टिव है कौन सा लेस रिएक्टिव है? तो उसके लिए हमने बना रखी है रिएक्टिविटी सीरीज। चलो देखते हैं। इसमें आपको दिख रहे हैं जो ऊपर वाले एलिमेंट है, जैसे पोटेशियम हो गया अपना। ठीक है, पोटेशियम के अलावा और कौन है? सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड और ये हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के नीचे ये कौन कौन है? कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ठीक है, ये सारे जो है ये नीचे जो सीरीज में सबसे नीचे पड़े हैं ये क्या है? लेस रिएक्टिव। ठीक है, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? मोस्ट रिएक्टिव कौन है? ये है लिख बाका ना मांगी अलमंजन। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो। पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, और जिंक। ये जो हमारे पास सीरीज में सबसे टॉप मेंबर है, जो मैंने कल आपको ग्रुप भी बताया था, ह लीना की रब से फरियाद। ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़ दो उसमें से। तो लिथियम, सोडियम, ये लिथियम से स्टार्ट रहती है। वैसे तो आपकी क्लास में ये बहुत छोटी दी है, ये पूरी और भी ज्यादा मेटल्स के साथ आती है। ठीक है, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। तो आप तो ये देखो कि सीरीज में जो सबसे ऊपर है, ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, हाँ ये इसको भी कर सकता है। तो ऊपर वाला एलिमेंट हमेशा नीचे वाले एलिमेंट को हटा सकता है, धक्का ऊपर से नीचे वाले को मार सकते हैं, नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं हटा सकता। जैसे मैं आपसे पूछूं कि क्या एल्यूमिनियम को जिंक हटा सकता है, तो जिंक एल्यूमिनियम को नहीं हटा सकता, बट एल्यूमिनियम जिंक को हटा सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे अभी आपने देखा कि जिंक सल्फेट में जिंक जो है H2SO4 से रिएक्शन कर रहा है और जिंक सल्फेट बना के किसको हटा रहा है? हाइड्रोजन गैस को हटा रहा है। तो क्या जिंक हाइड्रोजन को हटा पाएगा? तो हाँ, यस, जिंक जो है वो हाइड्रोजन से काफी ऊपर है, रिएक्टिविटी में आगे है, तो आगे वाला रिएक्शन करने वाला इसको लेस रिएक्टिव को हटा सकता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि क्या ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, जैसे मैंने लिखा Fe प्लस ZnSO4 और एरो का निशान ZnSO4 है, इसको मैं ऐसा लिख रहा हूं FeSO4 प्लस Zn। क्या ये रिएक्शन होगी? क्या ये रिएक्शन हो पाएगी? मतलब आयरन जो है वो जिंक को हटा पा रहा है, ऐसा हो रहा है क्या? जिंक हट जाएगा। तो आयरन कहाँ है इसमें? ये रहा आयरन और ये रहा जिंक। क्या आयरन जिंक को हटा पाएगा? नीचे वाला ऊपर वाले को हटा पाएगा? नहीं हटा पाएगा। मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है।
डू नॉट फिजिबल, ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख दूं, आयरन इधर कर दूं और जिंक यहां कर दूं, अब मैं बना दूं जिंक सल्फेट ZnSO4 और यहां निकाल दूं मैं आयरन, अब बताओ रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? ये जिंक जो है आयरन को हटा सकता है कि नहीं हटा सकता? तो बिल्कुल जिंक जो है आयरन को हटा सकता है। तो ये है अपने को कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके जगह से हटा देता है और उसकी जगह खुद लग जाता है, डिस्प्लेस कर देना। ठीक है, जैसे कि यहां पर जिंक हाइड्रोजन को आराम से हटा पा रहा है क्योंकि जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे आगे है। तो आपको यह सीरीज याद कर लेना है। ठीक है, इसको हम लोग ट्रिक बना के भी याद कर सकते हैं। जैसे ये सीरीज आपको बहुत कम दी है, हमने जो याद कर रखी है वो आपको बता देते हैं। लिख बा का ना मांगी अलमंजन, लिख बा का ना मांगी अलमंजन। ठीक है, उसके बाद कर फिकर कूद जा कोई नहीं सुनता प्रभु हमारी। ठीक है, कोई नहीं सुनता प्रभु हमारी, हाइड्रोजन तक हम लोग पहुंचे। ये सीरीज है हमारे पास, इसके नीचे ये लोग है। लिख बाका न मांगी अलमंजन, कर फिकर कूद जा कोई नहीं सुनता प्रभु हमारी। ठीक है, हमारी तक पहुंच गए। उसके बाद ये 4 एलिमेंट 5 एलिमेंट आपको याद रखना है। कॉपर, कॉपर के बाद मरकरी, मरकरी के बाद सिल्वर और सिल्वर के बाद गोल्ड और प्लेटिनम। सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। Au अपन गोल्ड को बोलते, Ag अपन सिल्वर को बोलते, Pt प्लेटिनम। ये तो नोबल मेटल भी कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि किसी से रिएक्शन नहीं करती है, नोबल मेटल से। ठीक है, मरकरी आपका लिक्विड मेटल है। ठीक, और अगर हम बात करें हाइड्रोजन को कौन कौन डिस्प्लेस कर पाएगा, तो ये 4 लोग को छोड़कर ऊपर वाले सारे डिस्प्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो अपने को ऐसा सीरीज याद कर लेना है। लिख बाका ना मांगी अलमंजन, कर फिकर कूद जा कोई नहीं सुनता प्रभु हमारी। ठीक है, अब उसके बाद कॉपर, मरकरी, गोल्ड और सिल्वर, प्लेटिनम, ये 4 लोग जो है 5 लोग जो है ये रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे आते हैं। इनका क्वेश्चन बनता है, इन सभी का क्वेश्चन ये बनता है कि क्या इनमें से किसी की ताकत है कि हाइड्रोजन को हटा दे? नहीं है। मतलब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके या एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन नहीं दे पाते। ठीक है, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते। तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए, तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास बच्चों 2 प्रकार का होता है। एक होता है मेटल डिस्प्लेसमेंट, एक होता है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। जब एक मेटल दूसरी मेटल को डिस्प्लेस करती है तो उसको मेटल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और दोनों में से एक यदि नॉन मेटल आ गई तो उसको नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं, अभी मैंने लिखा था कि जिंक प्लस FeSO4 मतलब फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट आप बोल सकते हो। तो यहां पे बना जिंक सल्फेट प्लस आयरन, ये सॉलिड फॉर्म। तो आप यहां देखो तो जिंक भी मेटल है, आयरन भी मेटल है। एक मेटल ने दूसरी मेटल को क्या करा? हटाया। तो इसको बोलेंगे मेटल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे? मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और अगर एक भी नॉन मेटल आ गया दोनों में से, या दोनों ही नॉन मेटल आ गए, तो इसको नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। तो ये भी 2 प्रकार का होता है, मेटल और नॉन मेटल। अगर दोनों मेटल हो गई, जो डिस्प्लेस कर रहा है वो भी और जो डिस्प्लेस हो रहा है वो भी, तो उसको मेटल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। और अगर दोनों में से एक भी नॉन मेटल आ गया तो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल ये हो गया और दूसरा एग्जांपल ये हो गया। ये आपको ध्यान रखना है मेटल और नॉन मेटल के हिसाब से। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि मोर रिएक्टिव जो रहेगा वो लेस रिएक्टिव को हटा पाएगा, लेस वाला मोर को नहीं हटा पाएगा। तो भाई किसी को हटाकर उसकी जगह खुद लग जाएंगे तो कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट। 2 प्रकार की होगी, मेटल और नॉन मेटल। सीरीज के हिसाब से याद रखना कौन किसको डिस्प्लेस कर पाएगा। तो यहां लिख देता हूं, ऊपर वाला नीचे वाले को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, डिस्प्लेस कर देगा, याद रहेगा। ऊपर वाला एलिमेंट जो है नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा, काय में? इस सीरीज में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, मतलब मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है। चलिए,
अब आगे बढ़ते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट। ये क्या लोचा आ गया, अभी तो एक एलिमेंट दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा था, अब ऐसा होगा कि दो लोग एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे। किसने किसको डिस्प्लेस करा कुछ नहीं पता चलता, चलो देखते। तो अब आता है अपने पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल का मतलब आप समझते हो, दो बार डिस्प्लेसमेंट होगा, दो एलिमेंट का होगा, ठीक है। सच केमिकल रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स, आयन भी हो सकते हैं, आर एक्सचेंज्ड, इसका इधर इसका इधर, डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे यहां पर देखो ध्यान से, जब सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कर रहा है तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बन रहा है। तो आप ध्यान से देखो, तो पहले जो है सोडियम के साथ क्लोराइड था, लेकिन अब जो है सोडियम के साथ नाइट्रेट आ गया, मतलब इसका प्लस माइनस, ये सोडियम का, ये इसका प्लस वाला किसके साथ आ गया, तो देखो सोडियम का प्लस वाला जो है, सोडियम जो है वो नाइट्रेट के साथ आ गया, और सिल्वर जो है वो किसके साथ चला गया, क्लोराइड के साथ। मतलब ऐसा लग रहा है कि सिल्वर ने सोडियम को और सोडियम ने सिल्वर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। यानी जब दो लोग एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में ज्यादातर ये आयनिक रिएक्शन होती है, इसका प्लस वाला इसके माइनस को ले गया और इसके प्लस वाला इसके माइनस को ले गया, मतलब अदला बदली कर ली इन्होंने। कुल भाषा में अच्छे से बोले तो क्या होगा, अदला बदली कर लेंगे, किस चीज की, आयंस की, ठीक है, या एलिमेंट्स की अदला बदली चलती इसमें। और कितने की, दो एलिमेंट्स की, ठीक है, कितने एलिमेंट्स की, 2 एटम्स बोल दो, या पूरा ग्रुप भी हो सकता है, या आयन भी हो सकता है, ठीक है, दो एटम्स, ग्रुप या आयंस की अदला बदली चलती है, ठीक। आप देख पा रहे हो इसमें किसने किसको बदला है, सोडियम वाला नाइट्रेट के साथ चला गया, सिल्वर वाला क्लोराइड के साथ चल गया, मतलब इनने एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया। तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एड्स टू सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड से क्या कर दिया अपन ने, मिला दिया, तो क्या बन गया, एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया। अच्छा, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल होने वाला है, आगे सीखेंगे। ये सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा, तो इसको प्रेसिपिटेशन भी बोलते हैं, ठीक है। एक रिएक्शन और दे रखी है, बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन हम करवाएंगे किससे, सोडियम सल्फेट से। रिएक्शन कहां लिखे अपन, जगह नहीं है अपने पास, है ना, चलो कहीं नहीं, यहां लिख देता हूं। बेरियम क्लोराइड मतलब बच्चों क्या होता है, BaCl2, बेरियम बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, Ba+2, A+2 वाला होता है, ये -1 वाला होता है, इसका 2 इधर इसका 1 इधर, तो ये बन गया BaCl2। बेरियम क्लोराइड का अपन किससे रिएक्शन करा रहे, सोडियम सल्फेट से। सोडियम सल्फेट होता है Na2SO4, ये 2 कहां से आया होगा, सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है और सोडियम की 1 होती है, तो SO4 ग्रुप 1 ही है, तो इसकी कोई वैलेंसी नहीं लिख रहे, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं, तो बताओ अदला बदली करवाना है आपको, अदला बदली करवाना है, कौन किससे रिएक्ट कर जाएगा और क्या बनाएगा। तो देखो Ba+2 वाला है और Na+1 वाला है, सल्फेट -2 वाला है और Cl- वाला है। क्या फॉर्मूले बनने वाले होंगे, Ba चला जाएगा सल्फेट के साथ और क्लोराइड चला जाएगा सोडियम के साथ, तो क्या बनने वाला है, तो Ba का बन जाएगा BaSO4, विजिबल है कि नहीं है ये, चलो रेड से लिख देते, Ba बन जाएगा BaSO4, इसकी भी 2 वैलेंसी इसकी भी 2, तो कैंसल आउट, और ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, प्लस NaCl बन जाएगा, सोडियम के साथ कौन आ जाएगा, NaCl। बात आती है बैलेंसिंग की, तो हम रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं, 2 मेटल है हमारे पास, एक बेरियम है एक सोडियम है, बेरियम एक बार है इधर भी एक बार है, सोडियम यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर कितनी बार है, इधर 2 बार इधर 1 बार है, तो यहाँ कितना लगा देंगे 2। अब अपन देखते हैं सल्फेट कितना है, तो सल्फर 1 बार है, यहाँ भी सल्फर 1 बार है, ऑक्सीजन 4 बार है, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 बार है। अब क्या बच गया, क्लोरिनो, तो क्लोरिनो कहाँ है, ये क्लोरीन है 2 बार और ये क्लोरीन हो गया हमारा 2 1 2। तो हमारी बात देखें तो हमने Ba को सोडियम से और सोडियम को Ba से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया या डिस्प्लेस कर दिया, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और साथ ही लगे इसमें प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि दो लोग एक दूसरे की अदला बदली करेंगे। इसके पहले वाले में आप देखो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिर्फ एक की अदला बदली हुई थी, एक तो अकेले ही रह गया था, इसने किसी के साथ एक्सचेंज नहीं किया।
जैसे ये मेटल अलग निकल गया, जैसे यहाँ आयरन अकेला रह गया, तो इस तरफ आपको एक बंदा अकेले दिख जाए किसी और के साथ नहीं, तो समझ लेना वो सिंगल है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और डबल में दो लोग दिखेंगे, देखो दोनों ने अदला बदली करी, दो लोग हैं सोडियम बेरियम, इनने आपस में अदला बदली कर दी, तो यहाँ कोई भी अकेला नहीं है। तो जब अकेला मिल जाए तो सिंगल है कि नहीं, और जब डबल हो जाए तो डबल डिस्प्लेसमेंट। चलो भाई, तो अपन ने 4 प्रकार की रिएक्शंस पढ़ी, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन। ये दो दो के पेयर बना लो, कॉम्बिनेशन डीकम्पोजिशन का एक पेयर बना लो, एक में बनता है और एक मतलब एक से ज़्यादा मिलकर क्या बनाते हैं, सिंगल बनाते हैं, और दूसरे वाले में बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं एक ही से, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन। फिर आता है डिस्प्लेसमेंट, एक व्यक्ति दूसरे को हटा देगा। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, दोनों लोग एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देंगे। अब आती है बारी एक्सोथर्मिक प्रोसेस की। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज इवॉल्व्ड। इवॉल्व्ड को हम लोग बोलते हैं रिलीज्ड, क्या बोलते हैं, रिलीज्ड, या बाहर निकलना, ठीक है, चलो रिलीज होना, विथ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मतलब जिसमें हीट बाहर निकलेगी। देखो बच्चों, एक्स का मतलब होता है जिसको भगा दिया हो, बाहर निकाल दिया हो। जैसे कई बार आप कहीं जगह जाते हो तो वहां पे लिखा रहता है एग्जिट, एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकल जाना, ठीक है, बाहर निकल जाना। तो जिस रिएक्शन में हीट बाहर निकल गई तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जैसे हम लोगों ने कल चूने में पानी मिलाया था, क्या मिलाया था, CaO, इसको बोला था क्विक लाइम, क्या बोला था, क्विक लाइम, और इसको हम मिला रहे थे पानी में, ये सॉलिड फॉर्म में था, इसको हमने मिलाया लिक्विड पानी में, तो क्या होगा पता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में निकलती है बहुत सारी हीट। क्या निकलती है, बहुत सारी हीट। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लोग स्लेग्ड लाइम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्लेग्ड लाइम। बिना बुझा हुआ चूना शुष्क चूना, और इसको बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं, हिंदी में बुझा हुआ चूना, बुझ गया, पानी डाल के बुझा दिया उसको, बुझा हुआ चूना, ठीक है, क्विक लाइम और स्लेग्ड लाइम, बिना बुझा चूना और बुझा हुआ चूना। तो आप देखोगे इसमें बाई प्रोडक्ट यानी कि साथ में क्या निकल रही है, बहुत सारी हीट निकल रही है, और जिस रिएक्शन में हीट निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हीट निकल रही है, एक्सोथर्मिक, ठीक है, हीट ऐसे प्लस लगा के मतलब बाहर निकलिए। जब आपको तीर के राइट साइड हीट दिख जाए इसका मतलब बाहर निकालिए, और लेफ्ट साइड या तीर के ऊपर दिख जाए इसका मतलब हीट चाहिए उसको। हीट के लिए कई बार हम डेल भी लगा देते हैं, डेल का मतलब गर्म करना, अभी तो अपन गर्म नहीं कर रहे। तो जिस रिएक्शन में क्या निकल जाती है, हीट बाहर निकल जाती है, हीट का एक्सक्रीट आउट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज इवॉल्व्ड यानी कि रिलीज हो रही है विथ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट का बाहर निकल जाना एक्सोथर्मिक। और फिर एंडोथर्मिक बोले तो एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट का, एंडो का मतलब एंट्री, एंटर करना, ठीक है, एंटर करना मतलब अंदर, या बोल सकते हैं कि एब्जॉर्ब करना, ठीक है, क्या करना, एब्जॉर्ब करना, किस चीज को, हीट को, ठीक है। इसमें हीट ली जाएगी, उसमें हीट निकाली जाएगी। द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब हीट की जरूरत होगी, गर्म करेंगे तभी हीट बाहर निकलेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, बाहर नहीं निकलेगी, इसमें हीट लेंगे, ठीक है, तो उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। जैसे कि हम लोग मान लो कौन सी रिएक्शन कराए जिसमें हीट की जरूरत पड़ती है, जैसे हम लोग ले रहे हैं हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ये गैस फॉर्म में होता है, ये भी गैस फॉर्म में होता है, और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये गैस फॉर्म में बनता है, बाद में इसको लिक्विफाइड किया जाता है। बात करते हैं बैलेंसिंग की, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, इधर दोनों एक एक है तो हम कितना लगा देंगे, 2। इस रिएक्शन के लिए हमको लगेगी सनलाइट, क्या लगेगी, सनलाइट, कई जगह इसको H भी लिखा रहता है, ठीक है। सनलाइट के बिना ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी, या बोल सकते हैं कि इसको हीट चाहिए। ऐसे ही हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, तो उसमें भी क्या होता है, लाइट एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी चाहिए, इसमें हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब की जाती है, उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस।
और देखें हम, जैसे कि बर्फ है, उससे लिक्विड में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। लिक्विड है, उसको वेपर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। तो जब आप हीट दे रहे हो तो एंडोथर्मिक, रिएक्शन होने के बाद वो अपने को हीट दे रही तो एक्सोथर्मिक। तो एंडो का मतलब एब्जॉर्ब करना, एक्सो का मतलब बाहर निकाल देना, ठीक है, ये वर्ड याद रख लेना आप। जिसमें हीट बाहर निकल रही है वो एक्सोथर्मिक, जिसमें ले रहे हैं या तीर के ऊपर लिखना पड़ेगा या इधर लिखना पड़ेगा तो उसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक, तो कौन कौन सी पढ़ ली भाई, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। अब बात आती है अगली प्रोसेस की, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन को हम दो प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एन एलिमेंट और कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। दूसरी डेफिनेशन की हम बात करें तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि हम बात करें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। जैसे मैंने लिखा C+O2 गिव्स CO2 प्लस हीट। पहली बात तो ये एक्सोथर्मिक है, कार्बन को जलाओगे तो हीट निकलेगी, किसी भी चीज को जलाओगे तो क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। कंबशन बोलते जलाने को। अगर हम देखें तो एक कॉम्बिनेशन का भी एग्जांपल हो गया, एक्सोथर्मिक का भी हो गया और साथ में ऑक्सीडेशन का भी है। कैसे, कार्बन पहले अकेला था, अब आप देखो तो इसके साथ कौन ऐड हो गया, ऑक्सीजन। मतलब इस कार्बन ने ऑक्सीजन को ले लिया, एडिशन कर लिया या गेन कर लिया। एडिशन को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, गेन, ठीक है। तो इसने गेन कर लिया किसका, ऑक्सीजन का, तो हम बोलेंगे कि इस कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो ऑक्सीजन का एडिशन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। अब जैसे मैं अमोनिया का डिकम्पोजिशन करूं NH3, ठीक है, तो अमोनिया का डिकम्पोजिशन कर रहा हूं मैं तो N2 प्लस H2 बन रहा है। बैलेंस कर देते, दो नाइट्रोजन इधर है, इधर दो लगा दिया, 6 हाइड्रोजन हो गया, इधर दो ही है तो 3 लगा दिया, 6 हो गया। आप देखो तो पहले नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन था, अब नाइट्रोजन खुद से ही बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन उसका चला गया, हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ, यहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, एडिशन ऑफ O2, और यहां पे क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का बाहर निकलना हुआ। तो दोनों कंडीशन में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। देखो जरा, एक और एग्जांपल दे रखा है, कैल्शियम और ऑक्सीजन जब कंबाइन कर रहे हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बना रहे हैं। यहां बताओ क्या हुआ, एडिशन ऑफ O2, ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है, हेंस दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहाँ कैल्शियम का ऑक्सीडेशन हुआ, जिसके साथ जुड़ेगा बच्चों उसका ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है, और जिसने ये करवाया उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। चलो वो बात की बात है, फिलहाल इतना ध्यान रखो कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और एग्जाम्पल देखो, जैसे कि HCl टूटा, इससे क्लोरीन बना और क्या बना, हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक है। तो यहां पर आप देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसमें क्लोरीन बना और हाइड्रोजन गैस बाहर निकली। यहां पहले क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन था, अब हाइड्रोजन अलग हो गया। तो क्लोरीन के रिस्पेक्ट में सोचे तो क्लोरीन का क्या हो गया, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया। हाइड्रोजन का क्या हो गया, हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया, ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे। तो कुछ नहीं, आपको दो बात ध्यान रखना है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। 100% ये डेफिनेशन तो हर जगह नहीं लगती है, क्योंकि कई रिएक्शन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं होता है, लेकिन आपके लेवल के हिसाब से इतना काफी है, ठीक है। वैसे हम देखें तो और भी प्रोसेस होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, वो भी ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो कई प्रोसेस में अलग अलग चीजें होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वाली एक डेफिनेशन होती है। तो आप बस दो डेफिनेशन याद रखेंगे, एक ये और एक ये, ऑक्सीजन का तो जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, ठीक है, ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन। बात करते हैं रिडक्शन की। रिडक्शन क्या होता है, इसका उल्टा, किसका उल्टा होगा ये, ऑक्सीडेशन का उल्टा, ठीक है, किसका उल्टा, ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है ये, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे की अपोजिट होती है। रिडक्शन में क्या होगा,
द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसमें हाइड्रोजन निकल रहा था, इसमें एडिशन हो रहा है, ठीक है। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, इसमें रिमूव हो रहा है। तो आप बच्चों दोनों में से एक याद रखो, या तो ऑक्सीडेशन याद रख लो या रिडक्शन याद रख लो। क्या क्या याद रखोगे? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का एडिशन होता है और हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, जबकि रिडक्शन में ऑक्सीजन का रिमूवल होता है और हाइड्रोजन का एडिशन होता है। ये रिडक्शन की कहानी हो गई। तो आप ध्यान रख लेना दोनों में से कौन सी याद करना है। एग्जाम्पल जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O बना रहे हैं, तो यहां देखो, तो ऑक्सीजन का अगर हम सोचे तो ऑक्सीजन का क्या हुआ, हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, तो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में हम सोचे तो क्या हुआ, इसका रिडक्शन हुआ, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहां देख लो, कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोजन, ये बेस्ट एग्जांपल। कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है, तो कॉपर देखो अकेला हो गया, एक तो यहां डिस्प्लेसमेंट हो गया, हाइड्रोजन ने कॉपर को हटा दिया। कॉपर हाइड्रोजन को नहीं हटा सकता, लेकिन हाइड्रोजन ने कॉपर को। दूसरा क्या हुआ कि इसके साथ पहले ऑक्सीजन थे, अब देखो तो ये अकेला हो गया, मतलब इसका ऑक्सीजन क्या हो गया, चला गया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और साथ लगे एक और देखो तो हाइड्रोजन भी जुड़ रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी हो गया इसमें, मतलब दो दो डेफिनेशन लग गई, दोनों काम हो गए यहां पर, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड वाला याद रख लो, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से जुड़ेगा या हाइड्रोजन कॉपर ऑक्साइड के साथ जुड़ेगा तो कॉपर अलग हो जाएगा और H2O निकल जाएगा, ठीक है। अब आप देखोगे तो कॉपर का क्या हुआ, कॉपर के रिस्पेक्ट में देखो तो इसका तो ऑक्सीजन चल बसा, और ऑक्सीजन चल बसा मतलब क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो कॉपर का रिडक्शन हो गया, इसलिए हम बोलेंगे कि कॉपर ऑक्साइड यानी कि ये पूरा जो है ये रिड्यूस्ड हो गया, ठीक है। और काय में रिड्यूस हो गया, ये कॉपर में रिड्यूस हो गया, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड काय में रिड्यूस हो गया, कॉपर में, ठीक। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है। अच्छा, एक और रिएक्शन होती है बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन। ये कैसे बनी, जब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा और रिडक्शन भी हो रहा हो, तो कॉम्बो को हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। देखो रेडॉक्स कैसे नाम पड़ा, रिडक्शन का हमने ले लिया रेड और ऑक्सीडेशन का हमने ले लिया ऑक्स, तो नई रिएक्शन बनी रेडॉक्स। रेडॉक्स रिएक्शन में हम दोनों चीज एक साथ करते हैं, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। तो ये आ गई बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन, ये दो वर्ड से बनी है। रिडक्शन का इनने ले लिया रेड और ऑक्सीडेशन का इनने ले लिया ऑक्स, जब दोनों साथ में मिले तो बनेगा रेडॉक्स रिएक्शन। अब रिडक्शन का क्या ले लिया इनने, रेड ले लिया, और ऑक्सीडेशन का इनने क्या ले लिया, ऑक्स। तो रेड और ऑक्स मिलकर क्या बन गया, रेडॉक्स। जब दोनों में एक साथ बनता है, एक साथ रिएक्शन होती है, दोनों में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। जैसे ये इक्वेशन देखो, पहले तो हम इसकी डेफिनेशन दे, सच रिएक्शन इन विच अ रिएक्टेंट्स गेट ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल अदर इज गेट रिड्यूस्ड, मतलब एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन हो रहा है और दोनों साथ में हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को रिडक्शन ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहां देखो SnCl2 और FeCl3, SnCl4 और FeCl2। अब आप बोलोगे सर यहां तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसके लिए एक डेफिनेशन और याद रखो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिडक्शन, एडिशन, एलिमेंट का एडिशन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है, जिसपे नेगेटिव चार्ज हो, जैसे कि Cl माइनस, F माइनस, Br माइनस, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। तो यहां पर आप देखो तो Sn के साथ पहले 2 Cl थे, अब Sn के साथ कितने Cl आ गए, 4। मतलब इस बंदे का क्या हुआ है, इस बंदे का हुआ है ऑक्सीडेशन। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। और आयरन के साथ पहले 3 थे, अब कितने रह गए, 2, मतलब इसका हो गया है रिडक्शन। इसको और भी तरीके से देखा जाता है 11th क्लास में, वो ऐसे देखा जाता है कि यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है, ये +2 से +4 में जा रहा है और ये +3 से +2 पर जा रहा है, वो बात की बात है। आप इतना ध्यान रखो, यहाँ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हुआ तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इसका रिडक्शन हो गया आयरन का, ठीक है। किस कारण से, तो SnCl2 का SnCl4 हो गया, मतलब इसने क्लोरीन का गेन किया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन किया, तो इस बंदे का तो हो गया ऑक्सीडेशन। और FeCl3 का FeCl2 में क्या हो गया, रिडक्शन। जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ में हो रहा है तो रिएक्शन का नाम पड़ जाएगा रेडॉक्स, ठीक है।
जो ऑक्सीडेशन करवाता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जो रिडक्शन करवाता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है यहां लिख देता हूं, ऑक्सी हट भी नहीं रहा है, चलो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स, ये दो एजेंट भी आपको याद रखना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो होते हैं जो खुद का तो रिडक्शन करते हैं और सामने वाले का ऑक्सीडेशन करते हैं। तो अगर हम इनकी बात करें तो रिएक्शन के दौरान जो खुद का क्या करते हैं, इनका सेल्फ का क्या होगा, सेल्फ का होगा रिडक्शन, खुद का रिडक्शन, और अदर का ये कराएंगे, अदर को ये करवाएंगे ऑक्सीडाइज्ड, अदर्स का ये करवाएंगे ऑक्सीडेशन। मतलब ये है कि जो खुद का ऑक्सीडेशन, खुद का रिडक्शन करवाए और सामने वाले का क्या करवाए, ऑक्सीडेशन करवाए, वो कहलाएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे कि K2Cr2O7, इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या बोलते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, और एक और याद कर लो, KMnO4, ये फर्स्ट एग्जांपल है। ठीक है, ये फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल आप लिख सकते हो KMnO4, इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, मैं ये ध्यान रखना है कि जिसका रिडक्शन हो रहा है, रिएक्शन में जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट दूसरे बनेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। रिड्यूसिंग एजेंट में उल्टा लिख लेना इसका, जिनका खुद का क्या हो रहा है, खुद का तो हो रहा है ऑक्सीडेशन और सामने वाले का क्या करवा रही है, और अदर्स का ये करवा रहे हैं रिडक्शन करवा रहे। जो रिडक्शन करवाते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो ऑक्सीडेशन करवाते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो दूसरों का क्या करवाते हैं, दूसरों का ऑक्सीडेशन करवाते हैं। ठीक है, जो दूसरे का क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं, उनको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो दूसरों का रिडक्शन करवाते हैं वो क्या कहलाएंगे, दूसरों का रिडक्शन करवाएंगे, उनको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरे का रिडक्शन करवाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। रिड्यूसिंग एजेंट के एग्जाम्पल आपको लिखना है, तो रिड्यूसिंग एजेंट के एग्जाम्पल आप यहां पे देख लो। एग्जाम्पल की बात करें तो रिड्यूसिंग एजेंट का एग्जाम्पल जैसे कि कार्बन, कार्बन एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। मेटल्स जैसे कि जिंक हो गया, ठीक है, सोडियम हो गया, मरकरी हो गया, है ना, ये जो है ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके अलावा और भी होता है लिथियम, एल्यूमिनियम हाइड्रेट। ठीक, ये कई प्रकार के रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो रिडक्शन करवाने वाले रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडेशन करवाने वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, ये अपन ने एक्स्ट्रा नॉलेज आपके लिए बता दिया। अब आते हैं हम वापस से अपने इसमें, जैसे यहाँ पर SnCl2 में SnCl2 का Sn का क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन हुआ। रिएक्शन में जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एजेंट कौन सा बनता है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, कौन सा एजेंट बन जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, और इसका क्या हुआ था, इसका हुआ था रिडक्शन, तो ये एजेंट कौन सा बना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रिएक्शन में जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनता है। ठीक है,
स्टेनस क्लोराइड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। स्टेनस क्लोराइड रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और फेरिक क्लोराइड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। बात करते हैं अगली रिएक्शन की। कौन कौन सी रिएक्शन हो गई भाई? कॉम्बिनेशन हो गई, डिकम्पोजिशन हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गई, इसके अलावा ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गई, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक हो गई, ठीक है। अब 2-3 रिएक्शन और बची है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसमें क्या हो रहा है? प्रेसिपिटेट बनेगा। जैसे आप देखो तो यहां पर कॉपर सल्फेट की H2S से रिएक्शन हुई तो कॉपर सल्फाइड बना और सल्फ्यूरिक एसिड बना। ये जो कॉपर सल्फाइड है ये नीचे जाके बैठ गया। जब रिएक्शन में ऐसे नीचे बैठ जाता है तो उसको अपन बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। वेन सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, जो अभी आपने करा था, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, NaCl प्लस AgNO3, डबल डिस्प्लेसमेंट में भी आपने इसको किया था। NaCl AgNO3 से रिएक्शन करेगा तो इसका प्लस वाला इसके माइनस के साथ और इसका प्लस वाला इसके माइनस वाले, Na के साथ आ जाएगा NO3, तो ये बनेगा सोडियम नाइट्रेट, जो कि क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट, और बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड AgCl, ये बन गया प्रेसिपिटेट। तो रिएक्शन में जो पीपीटी बन जाता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है, तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। साथ ही लगे आप देख पा रहे होंगे ये डबल डिस्प्लेसमेंट का भी रिएक्शन का एग्जांपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट। और यहां पर क्या हो रहा है पता है? यहां पर भी डबल डिस्प्लेसमेंट, कॉपर ने हाइड्रोजन को और हाइड्रोजन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, कोई एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं। ये सल्फर यहाँ पे कैपिटल रहेगा, ठीक है। चलिए, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में कोई इनसॉल्युबल सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा? इनसॉल्युबल सॉल्ट बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या बनेगा? इनसॉल्युबल सॉल्ट बनेगा। इनसॉल्युबल मतलब अघुलनशील, अघुलनशील का मतलब जो नीचे जाके बैठ जाए सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। इनसॉल्युबल सॉलिड सॉल्ट बनेगा। सच अ रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल कंपाउंड इज फॉर्म्ड into form the precipitate by the reaction of 2 or more compound is called precipitation reaction। 2 या 2 से अधिक कंपाउंड आपस में रिएक्शन करेंगे और एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाएंगे, उसको हम लोग बोलेंगे प्रेसिपिटेट, और ऐसी रिएक्शन को बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एक एग्जांपल ये आपको लिख दिया, दूसरा एग्जांपल ये आपको लिख दिया, ठीक है। एक वो BaSO4 वाला भी था हमारा जो हमने इधर देखा था, वो भी प्रेसिपिटेशन का एक रिएक्शन का एग्जांपल है। BaSO4 वाला कहाँ किया था अपन ने? इनमें से बता दो कोई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है क्या? ये रही, ये दोनों प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। इसमें आप चेक करो, AgCl एक प्रेसिपिटेट और ये BaSO4, BaCl2 और H2SO4 की रिएक्शन कराई, BaSO4, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आपको जब भी इनसॉल्युबल सॉल्ट बनता हुआ दिखे, समझ लेना वहां पर क्या हो रहा है? प्रेसिपिटेट हो रहा है। और प्रेसिपिटेट को हम लोग इंफॉर्मेशन के लिए डाउन साइड एरो लगाकर दिखाते हैं। डाउन साइड एरो मतलब नीचे की साइड एरो दिखाना आपको, ठीक है। जैसे यहां पर ये एरो बनाया, एक यहां पर ये बनाया, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है? डाउन साइड एरो लगाकर हमको एक इनसॉल्युबल सॉल्ट को दिखाना है। अगली है न्यूट्रलाइजेशन, जो हमने एसिड बेस और सॉल्ट वाले चैप्टर में भी की थी, है ना। न्यूट्रलाइजेशन में हम क्या करते हैं? एक एसिड की रिएक्शन किससे कराते हैं? एक बेस से कराते हैं। तो एसिड बेस जो है वो मिलकर क्या बनाएंगे? एक सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे कि हम ले लेते हैं एसिड कौन सा ले, जैसे HCl ले लिया, ठीक है, और बेस कौन सा ले, जैसे NaOH ले लिया। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये अपना स्ट्रॉन्ग बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखो वही प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, क्या बनाएंगे हम इनका? H चला जाएगा OH के साथ और Na चला जाएगा Cl के साथ, तो NaCl प्लस H और OH मिलकर H2O बनाते। ये बना अपना सॉल्ट और ये बन गया वाटर। और ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एंटी एसिडिटी को दूर करने में भी यही रिएक्शन हुई थी, एक एसिड की एक बेस से। द प्रोसेस इन विच एन एसिड रिएक्ट विद अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक एसिड एक बेस से रिएक्शन करता है, सॉल्ट और वाटर बनाता है, ठीक है। अब ये हो गई टाइप ऑफ रिएक्शन हमारी खत्म। अब 2 टॉपिक और है, कोरोजन और रेंसिडिटी। क्या क्या बाकी है? कोरोजन एंड रेंसिडिटी। भाई कोरोजन मतलब संक्षारण, जंग लगना, एक इसका बेस्ट एग्जाम्पल है।
कोरोजन क्या होता है, जब लोहा देखा होगा आपने, वो कई दिनों तक अगर खुले में उसको छोड़ दे तो वो ब्राउन ब्राउन सा हो जाता है ना, यानी उस पर जंग लग जाती है। तो कोरोजन जंग लगने का एक उदाहरण है, कोरोजन का एक उदाहरण है रस्टिंग, ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल जो रस्टिंग है। और भी एग्जांपल होते हैं, जैसे कि जो चांदी रहती, सिल्वर रहती, वो काली काली सी पड़ जाती है ना, सिल्वर सल्फाइड के कारण। तो व्हेन अ मेटल अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट, एक मेटल है उसके ऊपर कौन अटैक करेगा, जो उसके आसपास सराउंडेड है, ठीक है, वो उससे क्या करेगा, अटैक करेगा, जैसे कि मॉइस्चर, कोई एसिड खुले में अगर अपन उसको छोड़ दे तो उसको बोलते हैं कि वो कोरोड हो गया, यानी कि संचारित हो गया। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। तो मेटल की सरफेस का अनवांटेड कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाना और धीरे धीरे उसका डिस्ट्रॉय हो जाना क्या कहलाता है, कोरोजन कहलाता है। एग्जाम्पल है द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन। चांदी का कैसा हो जाना, ब्लैक हो जाना, ठीक है, Ag2S सिल्वर सल्फाइड के कारण ये काली पड़ जाती है, और कॉपर की ग्रीन कोटिंग हो जाती है, कोरोजन कहलाता है ये, ठीक है। कोरोजन कॉज डैमेज टू कार बॉडीज, कार वगैरह, ठीक है, ब्रिज, आयरन के रेलिंग्स, जहाज, शिप्स, और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो आई के बने हैं, आयरन लोहे के बने हैं, स्पेशली दोज ऑफ आयरन, जो आयरन के बने होते हैं उनमें ज्यादातर ये जंग लग जाती है। कोरोजन ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम, एवरी ईयर एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंट टू रिप्लेस द डैमेज्ड आयरन। जंग लगने के कारण बहुत सारा लोहा खराब हो जाता है, सड़ जाता है, फिर उसको रिप्लेस करते हैं तो बहुत सारा खर्चा पानी हो जाता है, ठीक है। रस्टिंग का, रस्ट का एक फॉर्मूला आपसे पूछ सकते हैं, रस्ट का फॉर्मूला याद रखना, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 डॉट कितने भी वाटर मॉइस्चर के हो सकते हैं, XH2O, इसको हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। जंग लग जाना, तो जंग क्या है, जंग रस्ट जो है कंपाउंड है ये, ठीक है, रस्ट क्या है, कंपाउंड है, और इस कंपाउंड का जो ब्राउन लेयर्ड होता है रस्ट, वो लोहे पर जंग लगता है, ठीक है। रेंसिडिटी क्या है बच्चों, अच्छा कोरोजन से बचेंगे कैसे, तो बचने के लिए हमको कुछ नहीं करना पड़ता है, बचने के लिए, प्रिवेंशन के लिए हम लोग लोहे को क्या कर लेते हैं, पेंट कर लेते हैं, पेंट कर लेते हैं, या फिर ग्रीसिंग कर लेते हैं, ठीक है, ग्रीसिंग कर लेते हैं, या फिर ऑयल लगा देते हैं, या फिर एक और काम करते हैं, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन में हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं, क्या कर देते हैं, कोटिंग ऑफ जिंक, कोटिंग ऑफ जिंक, हम लोग जिंक की परत चढ़ा देते हैं, ठीक है, किसके ऊपर, आयरन के ऊपर। तो जिंक या जस्ता, जिंक की परत चढ़ाना कहलाता है गैल्वेनाइजेशन। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, हम एलॉय बना सकते हैं। एलॉय क्या होता है, मिश्र धातु, जैसे कि आपने ब्रास और ब्रोंज देखा होगा, ठीक है, ब्रास मतलब अपना ये पीतल है ना, और एक ब्रोंज होता है कांसा, तो पीतल कांसा ये जो एलॉय होती है, स्टील आपने सुना होगा, स्टील उसमें जंग नहीं लगता है, ठीक है। तो ये हम बहुत सारी मेटल्स को आपस में मिलाकर क्या बना देते हैं, दो या दो से अधिक मेटल को मिलाकर एलॉय बना देते हैं, जिससे कोरोजन बच जाए। तो कोरोजन से बचाने के हम कई तरीके अपनाते हैं, ग्रीस लगाकर, तेल लगाकर, पेंट करके, ठीक है, जिंक की कोटिंग चढ़ाकर, या फिर हम और क्या कर सकते हैं, दो या दो से अधिक मेटल को मिलाकर एलॉय बना लेते हैं, तो ये कोरोजन होता है। ये मेटल नॉन मेटल में भी आएगा वापस, क्योंकि मेटल का कोरोजन होता है तो वहां पर फिर से मिलेगा। रेंसिडिटी क्या होता है बच्चों, रेंसिडिटी एक प्रकार की ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है। देखो, द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड आइटम्स, फूड आइटम मतलब खाने की चीज, जैसे कि फैट और ऑयल्स, ठीक है, जिनमें फैट और ऑयल होता है, जैसे चिप्स वगैरह देखा होगा आपने, है ना, तो अगर उनको खुले में रख दो तो खराब हो जाती है, खाना अपना जो सब्जी है वो खराब हो जाती है खुले में, तो वो ऑक्सीडेशन के कारण होता है। ड्यू टू विच देयर इज चेंज इन टेस्ट एंड स्मेल इज नोन एज रेंसिडिटी। भाई खाने का ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसके कारण उसकी स्मेल और टेस्ट दोनों ही चेंज हो जाते हैं। खाना सड़ जाता है, जब उसकी खराब हो जाता है तो उसकी अजीब सी स्मेल आती है और उसका टेस्ट भी खराब लगता है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। विकृत गंधी था, गंध और टेस्ट दोनों ही बदल जाते हैं उसका, ठीक है। जैसे कि द फूड आइटम्स लाइक चिप्स एंड अदर नमकीन्स फ्राइड इन ऑयल केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, फैट्स एंड ऑयल प्रेजेंट इन देम गेट ऑक्सीडाइज्ड। लंबे समय तक यदि इनको रख देते हैं तो इनका जो फैट ऑयल बोलते हैं ना, इसमें तेल चढ़ गया, यानी कि क्या चीज हो गई, उसकी प्रॉपर्टीज खराब हो गई ऑक्सीडेशन के कारण, ठीक है।
तो जिसके कारण उसमें गंदी सी स्मेल आने लगती है, और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, रेंसिडिटी से बचने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, रेंसिडिटी से बचने के लिए चिप्स के पैकेट में हम नाइट्रोजन गैस फिल कर देते हैं। ठीक है, क्या फिल कर देते हैं, नाइट्रोजन, और फ्रीज वगैरह में रख देते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन गैस का यूज कर लेते हैं या फिर फ्रीजिंग कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, फ्रीजिंग कर लेते हैं, कम टेम्परेचर कर देते हैं ताकि ऑक्सीडेशन होने से बच जाए। लास्ट टॉपिक रहता है फिजिकल और केमिकल चेंज। हमारे आसपास कई तरह के चेंज होते हैं, जिसमें से 2 चेंज आपको पढ़ना है, फिजिकल और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज की क्या खास बात होती है कि इसमें कोई नया कंपाउंड नहीं बनता है। डज नॉट इन्वॉल्व चेंजेस इन आइडेंटिटी ऑफ अ सब्सटेंस। जैसे बर्फ है, इससे अपन बना लिए पानी लिक्विड फॉर्म में, और पानी से हमने बना लिया गैस। यहां पे इसका फॉर्मूला वही का वही है, प्रॉपर्टीज वही की वही है, तो कोई आइडेंटिटी खराब नहीं हुई। लेकिन केमिकल चेंज में जैसे दूध से दही बन गया, अब भाई दूध की प्रॉपर्टी अलग हो गई, दही की अलग हो गई। ठीक है, तो केमिकल चेंज में आइडेंटिटी खराब हो जाती है, चेंज हो जाती है। खराब क्या, चेंज हो जाती है। दूसरी बात, अगर इसमें हम बात करें तो इसमें केवल स्टेट चेंज होती है या शेप चेंज हो सकता है। जैसे कि यहाँ सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस गया, पर फॉर्मूला वही का वही है, कंपाउंड वही का वही है। ठीक है, तो इसमें केवल फिजिकल चेंज होता है, शेप का चेंज हो सकता है, साइज का चेंज हो सकता है। ठीक है, लेकिन और इसमें शेप साइज तो चेंज होता ही होता है, उसके अलावा मॉलिक्यूलर चेंज हो जाते हैं, बॉन्डिंग एक दूसरे की चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे अभी अपन जितनी भी रिएक्शन देखकर आ रहे हैं उसमें एक दूसरे के साथ जो बॉन्ड था वो चेंज हो गया था। ये रिएक्शन जो होती है ये रिवर्सिबल होती है, ज्यादातर रिवर्सिबल ही होती है। ठीक है, ये रिवर्सिबल बहुत कम होती है ना, मतलब वापस से, जैसे अब आपने सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, वापस इधर भी तो जा सकते हो, तो ये तो रिवर्सिबल होती है, लेकिन ये रिवर्सिबल नहीं होते। जैसे अब दूध से दही बन गया, आप दही से वापस दूध कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो रिवर्सिबल नहीं होते। अगली बात करें तो इसमें प्रोडक्ट नहीं बनता है, वही की वही चीज रहती है। नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड, नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड, नया कंपाउंड, नया फॉर्मूला नहीं बनता है। ठीक है, नया कंपाउंड नहीं बनता है, इसमें नए प्रोडक्ट बनते हैं, और नए प्रोडक्ट के साथ ही कलर, शेप, एनर्जी सब कुछ चेंज हो जाता है। ठीक है, न्यू सब्सटेंस बनता है विथ न्यू प्रॉपर्टी, न्यू सब्सटेंस बनता है विथ न्यू प्रॉपर्टी। ठीक है, न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी। जैसे कि अब मैं बात करूं लोहे पर जंग लगना। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल क्या है, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक है, क्रशिंग ऑफ पेपर, पेपर की क्रशिंग करना। ठीक है, इसके अलावा शुगर इन वाटर, शुगर को पानी में डिसॉल्व कर दिया, डिसोल्यूशन। ठीक है, डिसोल्यूशन क्या है, देखो मेल्टिंग है ना, फ्रीजिंग, क्या क्या है अदर चीज में, देखो मेल्टिंग किसी का भी करो, फ्रीजिंग करो, डिपोजिशन करो, इवोपरेशन करो, ये सब क्या है, फिजिकल चेंजेस है, फिजिकल चेंजेस है। ठीक है, इवोपरेशन करो या सब्लिमेशन करो, सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदलना। और लास्ट अपने है केमिकल चेंजेस। तो केमिकल चेंजेस में आपको सब कुछ नया प्रोडक्ट दिखेगा, नया फॉर्मूला दिखेगा। ठीक है, जैसे कि रस्टिंग ऑन आयरन, रस्टिंग ऑन आयरन, रोटिन ऑफ फ्रूट्स, फलों का सड़ना। ठीक है, इसके अलावा बर्निंग, बर्निंग मतलब जला ही दिया आपने, अब वापस से रिवर्स नहीं हो पाएगा। बर्निंग ऑफ किसका ले लो, पेपर का, पेपर को जला दिया आपने। ठीक है, कुकिंग ऑफ फूड, खाने को पका दिया भाई, कुकिंग ऑफ फूड। ठीक है, बॉइलिंग ऑफ एग, अंडे को उबाल दिया, ये सब क्या है, केमिकल चेंजेस है। कर्डिंग ऑफ मिल्क, दूध का दही बदल जाना। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, कर्डिंग ऑफ मिल्क। तो ये सारे चेंजेस जो होते हैं ये क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस। ठीक है, तो कई तरह के चेंजेस हमारे आसपास देखने को मिलते हैं। चलिए, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर थ्योरेटिकली क्या हो गया, खत्म हो चुका है। अब हम इसकी करेंगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तैयारी करते रहे। जय हिंद।